गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो जी, आ जाइए। थैंक यू आकाश भाई, थैंक यू। कल की क्लास बहुत अच्छी क्लास थी, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट जीरो डिस्टरबेंस के साथ कल की क्लास रही। शुरू करने से पहले एक बार फिर से अनाउंस कर देता हूँ एक दो बातें। जिन्होंने 1699 वाला कोर्स लिया था, आपको रिकॉर्डेड बैचेस कैसे देखने हैं, कहाँ से ऐड होंगे, कैसे ऐड होंगे, उसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर वीडियो डाल दी थी, अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दी थी। 12 मार्च तक वालों का एक्टिवेट हो चुका है, बाकियों का भी। सिंपल सा एक रूल है, जितनी तारीख को आप एडमिशन लेंगे उसके 15 दिन के अंदर अंदर ऐड हो जाएगा। उससे लेट नहीं होगा, उससे पहले ही हो जाएगा। हो सकता है 10 दिन में ही हो जाए, हो सकता है 12 दिन में हो जाए, लेकिन 15 दिन से पहले पहले हो जाएगा। यानी 12 मार्च तक का एक्टिवेट हो चुका है। 13 मार्च को जिसने लिया था भाई, 28 से पहले पहले आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हर रोज दिन में 2 बार डंडा करता हूँ, ठीक है? दूसरी बात, एक बात और क्या थी, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखो, वो तो थी। एक और बात बताता होता था मैं यहाँ पे। क्या बताता था? रोज 3 बातें बतानी पड़ती है ना आप लोगों को। हाँ, जो प्लस वाले बच्चे हैं, प्लस वाले बच्चे अब पूछेंगे सर वो कैब बैच जो आपने स्ट्रेटजी वाली क्लास में बताया था ना, वो कैब बैच देख लो, आरसी का प्रैक्टिस बैच देख लो, ये देख लो, वो देख लो। वो कहाँ मिलेंगे सर? उनकी लिंक कहाँ से मिलेगी सर? तो ऊपर मैंने लिंक देखो पिन कर रखा है। ये जो लिंक पिन है, ये प्लस वाले बच्चों के लिए। आप प्रोफाइल पे जाके मत चलाना, वहां पे चलेगी नहीं, फिर तुम परेशान होगे, फिर मुझे परेशान करोगे। ठीक। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगर आपको कोर्स करना है और ऐसा कोर्स करना है, कोर्स करना है और ऐसा कोर्स करना है कि जिंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग ना लेनी पड़े, तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करिए। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करिए, वरना बैच लगाने का कोई फायदा नहीं है। इस बैच की कम से कम 17-18 क्लास जा चुकी है, तो भैया वो पिछली क्लास सारी लगा लो, तभी कोई पॉइंट है, वरना मत लगाओ। इससे ज्यादा अच्छा क्यों पाप चढ़ा रहे हो मुझे? चलो जी, आ जाओ। सीजीएल 2023 वाले बच्चों के लिए स्ट्रेटजी वाली वीडियो जो बनाई थी, उसके लिए जो बच्चे तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया भाई। मेहनत सार्थक रही, इसका मतलब कल की। आ जाओ, सब बताया बच्चे, वो वीडियो देख लो। सीजीएल 2023 वाली जो स्ट्रेटजी है, उसमें सब बताया। मॉक कब देने हैं, कितने देने हैं, कैसे देने हैं, सब बोला भाई, सब बोला। अरे सब बोला भाई। इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी क्रिस भाई, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ। कल हमने पढ़ लिया था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव तक, शायद, है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव तक, ये लास्ट सेंटेंस था। कल एक छोटा सा पार्ट ये छोड़ छोड़ दिया था मैंने कहा था कल ही पढ़ूंगा, उसको भी निपटा लेते हैं आज। कुछ नहीं है, स्लाइड सी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक्स्ट्रा इन्फो कह सकते हो। देखो, होता क्या ना, कई बार आप बाय चांस मान लो आपने कोई किताब उठाई या कहीं पढ़ रहे थे, उसकी आंसर की एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है कि डिटर्मिनर यूज करो, ऐसे टर्म लिख देते हैं डिटर्मिनर। ठीक है, कुछ नहीं होता, ये फालतू प्रोपगेंडा है बस। लेकिन कई बार लिखा देख के बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसलिए बता देता हूँ कि डिटर्मिनर क्या होता है और ये सारी बातें। देखो, मैंने आपको पढ़ाया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यही होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब ग्रामेरियंस ने ये बना के छोड़ दिए। आज भी 90% ग्रामेरियन से पूछोगे, मतलब ग्रामेरियंस की किताबें पढ़ोगे, 90% लोग यही मानेंगे कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब फिर कुछ होंगे जिनको रातों रात फेमस होना था, जैसे आजकल वो थंबनेल नहीं लगा देते 2 दिन में बने इंस्पेक्टर। तो कुछ होंगे ऐसे उस टाइम पे भी, उन्होंने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए यार, क्या नया पंगा करें। उन्होंने कहा कि एक काम करो, चलो इसको एडजेक्टिव को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि एडजेक्टिव को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, एक तो डिटर्मिनर कर लो भैया, एक नॉर्मल एडजेक्टिव कर लो। ठीक है, इसी में से एक हिस्सा अलग निकाल लो। ठीक, ऐसे कुछ नए नहीं, कुछ नए नए बना दिए इन्होंने। एक ने निकाल दिया डिटर्मिनर के अलावा, एक नया वर्ड निकाल देते, चलो क्वांटिफायर नाम रख लेते हैं। जो अपने वो नहीं थे क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव,
उनके लिए नाम रख दिया, चलो क्वांटिफायर रख लेते हैं। एक ने कह दिया डिटर्मिनर अलग रख लेते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ नए प्रोपेगेंडे कर रखे हैं, कोई जरूरत नहीं है इनको देखने की, पढ़ने की, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं है जिसको आज तक तुम पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ते आए हो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ते आए हो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ते आए हो, उनको ये कह देगा डिटर्मिनर में कर लो, आर्टिकल को भी डिटर्मिनर में डाल देगा। ठीक है, आओ सीखो समझो। इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं है, दो पार्ट में कर दिया एडजेक्टिव को ही। ठीक है, एक को तो जो एडजेक्टिव कहते थे वैसा का वैसा एडजेक्टिव ही कर दिया, और एक को तुमने क्या कर दिया, डिटर्मिनर। एक को तुमने क्या कर दिया, डिटर्मिनर। देखिए कैसे, क्या क्या फर्क है दोनों के अंदर, दोनों में क्या क्या फर्क है। ये ग्रेडेबल होता है, यानी इसकी तुलना हो सकती है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, है ना, इसकी तुलना हो सकती है, इसकी तुलना नहीं हो सकती। जैसे टॉल की डिग्री चलती है ना, वो मुझसे लंबा है, वो सबसे लंबा, कह सकते हैं अपन टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। दिस की कोई डिग्री चलती है, बताओ। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है दिस, कोई डिग्री चलती है? नहीं। ईच, एवरी, इनकी कोई डिग्री चलती है? नहीं। माई, आर, योर, इनकी कोई डिग्री चलती है? नहीं। कुछ मेरी बात आ रही है समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो यानी इनकी तुलना हो सकती है और इनकी तुलना नहीं हो सकती। इतनी पिक्चर क्लियर है? अच्छा, एडवर्ब जो है, एडवर्ब जो है इन्हें क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी आप जैसे वेरी स्मार्ट लिख सकते हो, वेरी टॉल लिख सकते हो। अब दिस के लिए वेरी लगा पाओगे? कुछ और? हाँ भाई, इनको एडवर्ब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये कॉम्प्लीमेंट की तरह से एक्ट कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हो ही इज ब्रेव, ही इज नाइस, ही इज इंटेलिजेंट, लेकिन आप इनको अकेला नहीं लिख पाओगे। कुछ आ रही है बात समझ में? ये जब भी लिखे जाएंगे तो इनके बाद नाउन आएगा ही आएगा। अब आप चाहें ये खाली वर्ड है, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये डिटर्मिनर आज मैंने बोल दिया है, दोबारा मैं बोलूंगा नहीं। अपन वैसे जैसे अपनी जिंदगी बड़ी सुखद चलती आ रही थी, जैसे अपनी जिंदगी बड़ी सुखद चलती आ रही थी, क्वालिटेटिव, एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव, हम वैसे ही पढ़ेंगे। ये खाली मैंने सिर्फ इसलिए बोल दिया है कि कल को कहीं डिटर्मिनर वर्ड लिखा देख के तुम परेशान मत हो जाना। ठीक है, लास्ट वाली लाइन एक बार इससे समझ लो कि आप ये तो लिख सकते हो ही इज रिच, सब्जेक्ट आई है, लिंकिंग वर्ब है, रिच एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन देखो आप ऐसे नहीं लिख पाओगे दिस कार इज माई, दिस कार इज माई, ऐसे नहीं लिख पाओगे। यहां पे आपको माई काट के लिखना पड़ेगा माइन। अब ये वाली बात ही तुम्हें बतानी थी तो यार ऐसे ही कह लेते, ऐसे ही कह लेते कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और ये अकेले नहीं आते भाई, नाउन लगाना जरूरी होता है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव अकेले आ सकते, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन जबरदस्ती का एक नई चीज क्रिएट करना, एक नई बनाना को मतलब नहीं था उसका। बोलो, क्लियर हो गई इतनी बात? आगे से कोई पूछेगा डिटर्मिनर क्या होते हैं, तो भैया बात ऐसी है, एडजेक्टिव में से ही निकाले गए शब्द होते हैं। अच्छा, अक्सर पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव वालों को और आर्टिकल को डिटर्मिनर कहते हैं, आर्टिकल भी डिटर्मिनर के अंडर में ही आते हैं। ठीक है, और इनकी तुलना नहीं हो सकती, एडवर्ब इन्हें क्वालिफाई नहीं कर सकती, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम नहीं करते, ये इनके पहचान है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पर, ये सब मैनी पर भी आएंगे, पहले थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट बनाते हैं, बोरिंग बोरिंग सा हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। आ जाओ, ये वर्ड है लिटल, अ लिटल, द लिटल, क्या फर्क होता है इसमें? अगर मैं पूछूं लिटल कब लगाएंगे, अ लिटल कब लगाएंगे, तो क्या बताओगे? लिटल और फ्यू में तो देखो ये फर्क है कि लिटल आता है अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू आता है काउंटेबल के लिए, इनमें तो ये फर्क है आपस में। अब मैं पूछूं लिटल और लिटल में क्या फर्क है? अब कई बच्चे बताते हैं सर लिटल माने ना के बराबर। अच्छा, मतलब लिटल माने थोड़ा, अ लिटल माने थोड़ा और ज्यादा, द लिटल माने थोड़ा उससे ज्यादा, ऐसा होता है क्या? हाँ जी। तो फिर मुझे जरा बताओ कि कितनी क्वांटिटी ऐसी होती है, मतलब कितनी क्वांटिटी ऐसी है जिसके लिए अपन, वो क्या क्वांटिटी होगी जिसके लिए मैं लिटल लगाऊं? भी मान लो चावल की बात करें या लेट से कि चीनी की बात करें, ठीक है, मान लो चावल की बात करें या चीनी की बात करें, तो वो क्या क्वांटिटी होगी
जिसके लिए मैं लेटर लगाऊं और जिसके लिए आ लेटर लगाऊं। मेरा सवाल समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि मान लो घर में चावल है, कितने किलो चावल हों, कितने किलो चावल हों कि मैं लेटर लगाऊं और कितने किलो चावल हों कि आ लेटर लगा दूं। तो भैया इसका आंसर है कि कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। बोल नजरिए पर डिपेंडेंट होता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, दुनिया में हर चीज रिलेटिव होती है। दुनिया में हर चीज रिलेटिव होती है। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हो सकता है कि कोई चीज मेरे लिए बड़ी महंगी है, अंबानी के लिए बड़ी सस्ती होगी, है ना। हो सकता है कि मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तुम्हारे हिसाब से हो सकता है वो आसान हो। तो ऐसे ही मान लो, अगर अपन जाएंगे बंगाली के घर या अपन बिहार में किसी घर जाएंगे या किसी साउथ इंडियन के घर जाएंगे, तो उनके घर पे कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि एक टाइम पे आपको 10-20 किलो चावल बड़े आराम से मिल जाएंगे। रोज वो एक टाइम चावल ही खाते हैं। ऐसे तुम नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, वहां पे कोई हैरानी की बात नहीं कि उनके घर में चावल हो ही ना, क्योंकि वो चावल खाते नहीं, वो रोटी पे ज्यादा जोर देकर रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 किलो चावल होंगे, 2 किलो चावल होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा कितना है वो तो बोलने वाले पर डिपेंडेंट है ना, कि उसका क्या नजरिया है। मान लो मेरे घर में अगर 2 किलो चावल है, मैंने कहा अरे अभी तो है, अरे अभी है चावल, अभी कौन और लेके आ रहा है, 2 किलो पड़े तो हैं। और मान लो कि मेरी मिल है चावल की पैकिंग की, चावल आता है धान का, मैं उसको धान आता मैं उसको पैक करके बेचता हूँ, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे 50 किलो ही चावल बचा है, मेरे यहाँ पे 50 किलो ही चावल बचा है, मैं क्या बोलूंगा? अरे भाई, अरे ना के बराबर ही चावल बचा है यार, चावल और मंगाओ। क्योंकि 20-30 किलो चावल तो मेरे यहाँ पे मिल में झाड़ू मारते हैं तो इकट्ठा हो जाता है। तो बोलने वाले पे डिपेंडेंट हुआ ना यार, कि थोड़ा कितना होता है। थोड़े की कोई परिभाषा तो है नहीं। तो ध्यान से समझिएगा, सेंस की बात है, सेंस की बात है कि अगर आपको सेंटेंस पढ़ के लगे कि सामने वाला इसको कहना चाहता है बिल्कुल ना के बराबर ही बचा है, बिल्कुल ना के बराबर ही बचा है, तो लेटर लगाते हैं। अगर आपको पढ़ के लगे कि पॉजिटिव सेंस में कहना चाहता है, भले ही थोड़ा है कहते लेकिन पॉजिटिव सेंस में, हाँ थोड़ा है, पानी है तेरे पास, हाँ भाई थोड़ा है ले ले। अच्छा, कुछ पैसे होंगे भाई तेरे पास, हाँ थोड़े मिल जाएंगे। मतलब है तो कम ही, है तो कम ही, ऐसा नहीं कि बहुत सारे। लेकिन पॉजिटिव सेंस में अगर उसको आप कन्वे करना चाहो तो अ लेटर लगाते हैं, नेगेटिव सेंस में कन्वे करना चाहो तो लेटर, पॉजिटिव सेंस में करना चाहो तो अ लेटर। और जितनी क्वांटिटी है अगर वो सारी की सारी ऐसे कहना है, थोड़े मोटे जितने थे भैया वो सारे, ऐसा कहना है तो फिर द लेटर। सेम बात इनमें है, सेम बात इनमें है। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल सुनो, ठीक है। मान लो कि तुम मेरी ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, ठीक। एक लड़का आया मेरे पास, कह रहा सर वो नीचे वाटर कूलर में पानी नहीं है, सर आपकी जो बोतल रखी है उससे पानी दे दो। मान लो इस बोतल में इतना पानी है, अभी तो करिए खाली है, मान लो तुम कि इतना पानी है इसमें यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने कहा सॉरी आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन दिस बॉटल। सॉरी यार मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, इस बॉटल में ना के बराबर ही पानी बचा है, ठीक। वो लड़का जाके बैठ गया। उसके थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, ठीक है। सर सर देयर इज नो वाटर इन द वाटर कूलर एंड आई कांट टेल यू आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट यू नो, सर प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज गिव मी सम वाटर। देखो वैसे मैं सख्त लौंडा हूं, लेकिन यहाँ पे मैं पिघल गया। फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा यस देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, थोड़ा पानी है इस बोतल में, पी लो। देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, हैव सम। अब उसके थोड़ी देर बाद एक और आ गई, अब कहाँ से लाऊं? फिर मैंने क्या कहा, द लिटिल वाटर आई हैड, जो थोड़ा मोटा पानी जितना भी था मेरे पास वो तो मैंने उसको दे दिया। पानी उतना ही है, पानी उतना ही है, सेंस में फर्क है, नियत में फर्क है। तो अगर आप ना के बराबर वाली सेंस कन्वे करना चाहते हो तो ये लगाओ, थोड़ा ही है लेकिन कहना चाहते हो हाँ थोड़ा है मेरे पास। पॉजिटिविटी से कन्वे करना चाहते हो तो ये लगाओ, थोड़ा मोटा जितना था वो सारा कहना चाहते हो तो ये लगाओ। क्लियर हुआ? सेम बात अगर कोई काउंटेबल चीज होगी तो ऐसे, किसी ने मुझसे किताब मांगी, ना भैया ना के बराबर किताब है तो ये लगा लो। हाँ थोड़ी है, एक आध ले जाओ, ये लगा लो। थोड़ी मोटी जितनी थी वो रोहन को दे दी तो ये लगा लो। क्लियर हुआ? अब ये सेंटेंसेस देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सेंटेंस पढ़ के सेंस देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या लगाना है। आप ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूँ।
चलो जी, करें शुरू। छोटी सी बात बताओगे? मैं इस माइक को थोड़ा सा ना मुंह के ज़्यादा पास रखता हूँ, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद आवाज़ आप लोगों को कम ना आए, मजा आए। लेकिन उससे मुझे लगता है थोड़ा सा ना, जब मैं मतलब बोलूंगा तो थोड़ी सी हवा की सांस सी की आवाज़ भी आएगी साथ में। तो अब मैंने इसको थोड़ा दूर किया है, हल्का सा, जितना मैं तो मतलब बिल्कुल चिपका के रखता हूँ वैसे, लेकिन थोड़ा सा अब मैंने दूर किया है इसको। तो अब बेटर लग रहा है कि पहले बेटर लग रहा था? चलो ठीक है। चलो जी, आओ। अमन लोनली फील करता है। अमन लोनली फील करता है क्योंकि उसके थोड़े दोस्त हैं जयपुर में, कि ना के बराबर दोस्त है जयपुर में। क्या मीनिंग देना चाहिए हमें यहाँ? पॉजिटिव मीनिंग में दोगे या कि नेगेटिव मीनिंग में? बोलो। लोनली फील, लोनली फील कर रहा है तो ना के बराबर दोस्त होंगे तो ही लोनली फील करेगा ना यार। अगर ये कहना है कि हाँ अमन लोनली फील करता, उसके थोड़े मोटे दोस्त हैं, पॉजिटिव में कैसे आएगा यहाँ? कोई लोनली फील कर रहा है तो कितने दोस्त होंगे? उसके थोड़े दोस्त होंगे कि ना के बराबर दोस्त होंगे? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो यहाँ पे फ्यू आएगा। उन्होंने वो थोड़े मोटे पैसे जितने थे वो चुरा लिए, जो उसने अपनी डॉटर की शादी के लिए जोड़े थे। अगर आपको याद हो, याद वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट, थोड़े मोटे जितने थे वो सारे के सारे वाला मीनिंग देना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द लिटल। अब ऐसा तो है नहीं कि पैसे पड़े हैं बहुत सारे और चोर कहेंगे चलो थोड़े से ले जाते हैं भाई साहब। चोर तो जितने होंगे सारे ही चुराएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये दैट भी चिक चिक के बता रहा है कि यहाँ पे द लिटल लगवाना चाह रहे हो। अच्छा, मुझे और किताबों की जरूरत नहीं है। मुझे और किताबों की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे भाई ने मुझे पहले ही, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे पहले ही ना के बराबर किताबें दी हैं, थोड़ी किताबें दी हैं। क्या कहना था? देखो लिखा, मुझे और किताबों की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कुछ होंगी तुम्हारे पास, तभी तो ये यूज कर पा रहे होगे, तभी तो ये कह पा रहे होगे। तो यहाँ पे आएगा अ फ्यू। वंस का मतलब बुक्स है, अ फ्यू वंस का मतलब बुक्स है यहाँ पे। अब काफियों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर दा फ्यू लगा सकते हैं यहाँ पे? हो सकता है कि इसके भाई के पास जितनी हो उसने सारी की सारी इसको दे दी हो, तो दा फ्यू वंस लगा सकते हैं? नहीं बच्चे, दा फ्यू वंस तभी लगाना जब आगे को क्लॉज यहाँ पे दे रखा हो कि वो सारी की सारी किताबें थोड़ी मोटी जितनी थी वो सारी की सारी दे दी, जो उसने अपनी तैयारी में यूज करी थी, जो उसको राधिका से मिली थी। अगर आगे क्लॉज होता तो ही हम द फ्यू का यूज करते। अभी आगे कोई क्लॉज नहीं है तो यहाँ पे हम द फ्यू का यूज नहीं करेंगे। बोलो जी, क्लियर हुआ? हाँ जी। चलो एक छोटी सी, बाकी सारे सेंटेंस तो बड़ी आराम से आपसे ब्रेक हो जाएंगे। छोटी सी बात आपको ये वाली देखनी है कि अमन सब्जेक्ट है, फील यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। फील कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ये लोनली यहाँ पर एडजेक्टिव है। इसमें दो नई बातें आपको सीखने को मिली हैं। पहली, तो लिंकिंग वर्ब मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा के गया था, बी की फॉर्म के अलावा और भी होती है। एक तो उस चीज का ही एग्जाम्पल आ गया। दूसरा, एल वाई को देख के हमेशा ऐसे में सोचा करो कि एल वाई लग गया तो एडवर्ब भी होगा। बहुत सारे एल वाई वाले वर्ड एडजेक्टिव भी होते हैं। एक सबसे कॉमन एग्जांपल है कॉस्टली। कॉस्टली कार, कॉस्टली बुक, कॉस्टली हाउस, ये तो नाउन के लिए लग रहा है। नाउन के लिए लग रहा है तो क्या ये एडजेक्टिव है? तो अगर मैं कहूँ ही इज लोनली, ही फील्स लोनली, आई एम लोनली, तो ये क्या है? ये लोनली वर्ड एडजेक्टिव होता है। लोनली मैन। बोलिए, दोनों बातें समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। द फ्यू और द लिटल के यूज का एक एग्जांपल। ये द लिटल का यूज नहीं है भाई यहाँ पे। ये द लिटल का यूज नहीं है क्या? ऐसे द फ्यू का मान ले, यहाँ पे किताब लिख ले। दे स्टोल द फ्यू बुक्स कर ले यहाँ पे। दे स्टोल द फ्यू बुक्स दैट आई हैड, उन्होंने वो थोड़ी मोटी किताबें जितनी थी वो चुरा ली। काउंटेबल हो तो लिटल, काउंटेबल हो तो फ्यू लगा लो, अनकाउंटेबल हो तो लिटल लगा लो। चलो जी, नेक्स्ट पर आइए। चलो अब जो पीछे छोड़ के आए थे उसको भी निपटा लेते हैं। समैनी को भी लगे हाथ। वो भी क्वांटिटेटिव की के लिए है, ये भी क्वांटिटेटिव के लिए है। सर वो क्या में बड़ी दिक्कत आ रही है, एक वर्ड के 10 सिनोनिम होते हैं, याद नहीं होते। बच्चा देखो, मैक्सिमम किताबों में आपको ऐसे लिखा मिलेगा ये वर्ड है ये इसके सिनोनिम है, ये वर्ड है इसके सिनोनिम है, ऐसे नहीं होते बच्चे याद।
अब मेरी किताब में तो मैंने ऐसे लिखा नहीं बच्चे, मेरी किताब में तो सारे वर्ड अलग अलग हैं, सब पे हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग दो दो सेंटेंस मैंने ऐसे दे रखे हैं, क्योंकि मुझे तो आज तक कभी ऐसी किताब से याद हुआ नहीं था। वर्ड है 4 सिनोनिम 5 सिनोनिम रट लो, तो मैंने अपनी किताब में कैटेगराइज कर दिया, चाहे सिमिलर से वर्ड साथ साथ से लिख दिए, लेकिन ऐसे एग्जैक्ट ऐसे सिनोनिम करके भी ये सारे अपने आप याद कर लो ऐसे नहीं लिखा हुआ, पहली बात। दूसरी बात, जब आप उससे करोगे, जब आप उससे करोगे क्या बोलते हैं अपना स्लाइड वगैरह से, तो उसमें भी क्या होता है, वर्ड लिखा होता है, सिनोनिम लिखे होते हैं। पढ़ाया तो मैंने एक ही वर्ड लिखे सिनोनिम लिख के छोड़ दिए, एक दो पे नजर मार लो, जितने याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। मेरी उस स्लाइड से ये एक्सपेक्टेशन नहीं कि सारे सिनोनिम भी आप याद कर दोगे, ठीक। और भैया जिसका तुमसे नेमोनिक्स भी ना बने, जिसका तुम्हें वैसे भी याद ना हो, तो फिर उसका इलाज होता है सेंटेंस बना लो, उस वर्ड पे डिक्शनरी खोलो और एक सेंटेंस लिख दो, अपनी कॉपी में याद हो जाएगा वो। चलिए जी, इस पे आ जाइए। कुछ बच्चे बुक्स ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो बोल रहे होंगे कि 25 तारीख के बाद ऑर्डर करिएगा। हाँ बच्चे, वो स्टाफ के घर पे कुछ काम है, उन्हें छुट्टी ले रखी है यार, तो 25 के बाद ऑर्डर कर लीजिएगा। आ जाइए। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, सम और एनी। पहले रूल के हिसाब से देखिए, किताबों में आपको कोई किताब उठा लेना, रूल लिखा मिलेगा, सम आता है पॉजिटिव में, एनी आता है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में। पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम लगाएं, नेगेटिव है तो या इंटेरोगेटिव है तो एनी लगाएं। अब जैसे पहला सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, मान लो रूल मैंने रट लिया तो एनी आ जाएगा। ये वाला नेगेटिव है, रूल रट लिया, एनी आ जाएगा। ये वाला पॉजिटिव है, रूल रट लिया, सम आ जाएगा। फिर ये सेंटेंस आ गया, इंटेरोगेटिव है लेकिन फिर भी यहाँ सम आएगा, फिर यहाँ एक एक्सेप्शन रटो। ये भी इंटेरोगेटिव है, सम आ गया, फिर यहाँ नई एक्सेप्शन रटो। ये वाला पॉजिटिव है, फिर भी एनी आ गया, फिर एक नई एक्सेप्शन रटो। कितना रटोगे, इतना रटने लायक तो चीज है ही नहीं, इतना रटने लायक तो चीज है ही नहीं। आ जाओ, इसको मेरे तरीके से कर लो। मेरा तरीका तो क्या है वैसे, को ग्रामर की बात नहीं है, मीनिंग की बात है। इसको मीनिंग से कर लो। सम का मतलब होता कुछ, सम का मतलब होता कुछ, एनी का मतलब होता कोई वाला। सम का मतलब होता कुछ और एनी का मतलब होता कोई वाला, ठीक है। मैक्सिमम सेंटेंसेस में आपका इस चीज से काम चल जाएगा। आओ करते हैं। हाँ जी, क्या तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है मार्केटिंग फील्ड का? क्या तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है क्या? नहीं जी, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ सर, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है। हाँ सर, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है। क्या आप कुछ मिठाइयाँ खाना पसंद करेंगे? क्या आप कुछ मिठाइयाँ खाना पसंद करेंगे? कोई मिठाइयाँ खाना पसंद करेंगे? क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे कि कोई पैसे उधार दोगे? मैं कुछ नौकरी छोड़ सकता हूँ, मैं कुछ नौकरी छोड़ सकता हूँ अगर प्रूडेंस मुझे 5 लाख रुपए महीने के देने लग जाए। मैं कोई भी नौकरी छोड़ सकता हूँ, मैं कोई भी नौकरी छोड़ सकता हूँ अगर प्रूडेंस मुझे 5 लाख रुपए महीने के दे। फंडा समझ में आया? हाँ भाई, कुछ फंडा समझ में आया? अब ये एनी और सम से अगर प्रोनाउन बना लो, अगर एनी और सम से प्रोनाउन बना लो, अगर एनी और सम से आप प्रोनाउन बना लो, तो भी कुछ कुछ वैसे से काम हो सकता है। देखो जरा इस सेंटेंस को देखना, इसको देखने से पहले एक बार ना ये सेंटेंस देखो आप, इसमें मुझे बताना क्या आएगा, एनी आएगा कि सम आएगा? उम्र हो गई भाई, अब लग रहा है। वो नहीं होते लोग, बुढ़े लोग कहते रहते हैं कभी हाथ दुख रहा है, कभी कुछ दुख रहा है, कभी कुछ दुख रहा है, पता नहीं भाई, राम जाने। 8-10 दिन हो गए, इस कंधे में दर्द है, थोड़ा कमर में दर्द है। चलो आ जाओ। क्या निष्कर्ष पे पहुंचे फिर? यहाँ पे क्या लगाओगे, सम लगाओगे एनी लगाओगे? यहाँ पे दोनों ठीक है, पेपर में नहीं आएंगे सेंटेंसेस, पेपर में नहीं आएगा ऐसा सेंटेंस, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ। ये बात पता मैं क्यों बता रहा हूँ? ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझो मेरी बात, कि कोई ग्रामर की बात नहीं है कि इसके जबरदस्ती के मैं रूल बनाऊं, एक्सेप्शन बनाऊं, ये बनाऊं वो बनाऊं।
प्योर मीनिंग का गेम है इनमें। ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं जहां दोनों से सही मीनिंग निकल आए। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है मुझे बता देना, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है मुझे बता देना। ये कहना है तो एनी लगा लो। अगर तुझे कुछ दिक्कत है तो मुझे बता, अगर तुझे कुछ दिक्कत है तो मुझे बता। ये मीनिंग देना तो सम लगा लो। मेरी बात समझ पाए जो मैं कहना चाहता हूँ? मीनिंग पे फर्क है भाई, आप क्या मीनिंग देना चाहते हो। अगर मान लो सामने वाला मतलब ऐसे बिल्कुल भाई की तरह ट्रीट करे, भाई तुझे कोई दिक्कत हो ना, जयपुर में तुझे कोई दिक्कत हो तेरे भाई को कॉल कर दियो, तो एनी प्रॉब्लम लगाना। अब मान लो मैं क्लास ले रहा हूँ, एक बच्चा खुसर पुसर किए जा रहा है, भाई तुझे कुछ दिक्कत है तो बता दे या पढ़ा लेने दे, तुझे कुछ पर्सनल दिक्कत है तो बोल। ये मीनिंग देना तो फिर सम लगा दूंगा। क्लियर हुआ क्या कहना चाहता हूँ? पेपर में नहीं आएगा ये, लेकिन आपको ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम रूल रट्टे में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कई बार कि हम हर चीज को ना ग्रामर की नजर से या रट्टे की नजर से देखना चाहते हैं। प्योर मीनिंग का फर्क है यार इनमें, इन दोनों में और कुछ फर्क नहीं है, प्योर मीनिंग का फर्क है। अब ये सेंटेंस है, यहाँ पे बताना समथिंग आएगा कि एनीथिंग आएगा। समथिंग आएगा कि एनीथिंग आएगा, बोलो। यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सिचुएशन की बात। आओ समझाता हूँ, देखो इधर देखो। ठीक, अभी मान लो मैं आज शाम को गया था, मुझे केबल चाहिए थी, ठीक है। ये जो अन अकेडमी वाली कुछ फ्री क्लास ना आजकल वो डिजिटल बोर्ड के थ्रू भी होने लगी हैं, तो उनके लिए ना मुझे एक केबल चाहिए थी। ठीक, तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे केबल मिलेगी। तो उसने कहा कि चलो मैं देखता हूँ। करी करी उसने काफ़ी देर ट्राई करी, तो मैंने कहा नहीं मिलेगी तो भैया बता दो। तो वो कह रहा है टेंशन ना लो मैं कुछ करता हूँ, टेंशन ना लो मैं कुछ करता हूँ, गोडाउन जाके देख के आता हूँ। ऐसा तो वो कहना नहीं कर, वो ये तो नहीं कहना चाहता, वो मुझे क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ रुको 2 मिनट तुम। ये कहना चाह रहा तो समथिंग लगाएगा। ये थोड़ी कहना चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्यों? मैं कौन सा उसका जीजा लग रहा है जो मुझे ये बात बोलेगा, वो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये क्या बात हुई? क्या बोलेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। और अगर किसी के प्यार में तुम कतई बिल्कुल रोड पर लिटने की स्थिति में आ चुके हो, जानू मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मम्मी के गहने बेच सकता हूँ, पापा का लैपटॉप बेच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इस हद तक हो चुके हो तो फिर एनीथिंग लगा लो भैया। कुछ मेरी बात आई समझ में, क्या कहना चाहता हूँ? कि रटने से काम नहीं चलेगा, प्योर मीनिंग की बात है यार, प्योर मीनिंग की बात है। ये कोई ग्रामर का रूल नहीं है कि इसके लिए मैं कुछ और कर दूं। ये पेपर में नहीं आएंगे ये दोनों एग्जांपल, ये खाली बस आपको ये बात बताने के लिए की है कि ग्रामर व्रामर की बात नहीं, इसमें प्योर मीनिंग की बात है। ये वही वाली बात है कि एप्पल का मतलब सेब होता है और ऑरेंज का मतलब संतरा होता है। जब संतरा खाने का मन हो तो ऑरेंज ही मांगना, एप्पल मत कह देना, इतनी बात है। और सिर्फ ये कह दोगे फ्रूट ले आओ भैया तो कोई भी चल जाएगा। ठीक है, इस सेंटेंस को देखो अब जरा, यहाँ क्या लगाने का मन है, सोचो थोड़ा, थोड़ा सोचो, पढ़ो इसको। इसमें कुछ हिंट है एक की तरफ ले जा रहा जो। ये जो लिखा हुआ है ना, जस्ट टू सी अ स्माइल ऑन हर फेस, सिर्फ उसके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए, इससे साफ पता चल रहा है कि ये इसने हद पार कर दी है। अब ये लड़का हाथ से जा चुका है। कुछ मेरी बात आ रही है समझ में? यहाँ पे आएगा आई कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, समथिंग का मतलब कुछ होता है, और एनीथिंग, एनी का तो मतलब कोई होता है, लेकिन एनीथिंग का मतलब कुछ भी होता है। एनीथिंग का मतलब कुछ भी होता है। जैसे अब यहाँ पे एनी सरा, एनी का तो मतलब आपने कोई पढ़ाया था, एनीथिंग का मतलब है कुछ भी। ठीक है, समथिंग का मतलब होता है कुछ, इसका मतलब होता है कुछ भी। एनीथिंग का मीनिंग, एनी का मीनिंग से मत निकाल देना कि कोई भी मीनिंग लिख दिया फिर तुमने इसका। तो ये तो हुआ ये कॉन्सेप्ट कि इसको आंसर तो तुम्हें पता चल गए, है ना। अब तुम्हें 4 बातें नई भी सीखनी है। आंसर सम एनी खत्म हो चुका है, लेकिन अब तुम्हें 4 बातें नई सिखाएंगे सेंटेंस। बाकी सब तुम ब्रेक कर लोगे। इस सेंटेंस को ब्रेक करके दिखाओ, इस सेंटेंस को ब्रेक करके दिखाओ।
वुड हेल्पिंग वर्ब में मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले इसलिए क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। लाइक यहाँ पर क्या बन गई, मेन वर्ब बन गई। टू हैव क्या बना, इन्फिनेटिव बना जो ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। स्वीट्स क्या बना, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव बना। सम क्या बना, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन गया। बोलो, रिवीजन हो गया इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट का, इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो गया। चलो अब इसको तोड़ के दिखाओ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे, क्या उधार दोगे पैसे, किसे, मुझे। पता चल गया कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। बोलो, घर पे मत बनाना, जितनी मैं करा रहा हूं उतनी याद रखते रहना। जैसे गिव कराई थी, टेल कराई थी, टीच कराई थी, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट कराई थी, सेंड कराई थी, याद आ रहा है। ये बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये बनेगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है। चलो अब इसको तोड़ के दिखाओ। प्रूडेंस प्रॉपर नाउन है, कोचिंग का नाम है, सब्जेक्ट है। प्रूडेंस के आगे का तोड़ दो, पीछे तो आसानी है। चलो हिंट दे देता हूँ, एक आसान सेंटेंस लिखता हूँ पहले। इसको तोड़ना पहले। वुड यू लाइक टू डू समथिंग, क्या आप ये करना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स, क्या आप मिठाइयाँ खाना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी, क्या आप मूवी देखना पसंद करेंगे। वुड वाले मीनिंग कैसे निकलता है भाई सेंटेंस, वुड यू लाइक के साथ इन्फिनेटिव आता है। ठीक है अमित, इसको करो। वुड यू लाइक का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है किसी से, मतलब किसी को चीज ऑफर करने के लिए भी, आप ये करना पसंद करेंगे क्या। फिर आगे इन्फिनेटिव में वो एक्शन लिख दिया जाता है जो आप ऑफर कर रहे हो। वुड यू लाइक टू कम विद मी, वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी, वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स, वुड यू लाइक टू ईट पॉपकॉर्न। इसको तोड़ो थोड़े दिमाग की बत्ती जला के। क्या हो गया भाई। मुझे पसंद है उन्हें इंग्लिश पढ़ाना, क्या पसंद है, पढ़ाना। किसे, उन्हें, क्या, इंग्लिश। ये बनेगा ऑब्जेक्ट यानी नाउन यानी जिरंड। आई लाइक व्हाट, टीचिंग, क्या टीचिंग, इंग्लिश, किन्हें, उन्हें, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। इनफिनिटिव जिरंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, इनमें वर्ब के लक्षण होते हैं, इसलिए अपना ऑब्जेक्ट रख भी पाते हैं। सर कब कोई जिरंड ऑब्जेक्ट रखेगा कब नहीं रखेगा, किस बात पर निर्भर है, इस बात पर निर्भर है वो कैसी वर्ब से बनाए। जैसी वर्ब से तुम जिरंड बनाते हो उसमें वैसे ही फीचर आ जाते हैं। अगर तुम ट्रांजिटिव से बनाओगे तो ऑब्जेक्ट रख लेगा, इन ट्रांजिटिव से बनाओगे तो नहीं रखेगा, अगर डाई ट्रांजिटिव से बना दोगे तो दो भी रख लेगा। क्लियर हुआ। थैंक यू वेंकटेश भाई, थैंक यू। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। हाँ जी, क्लियर है। ये दोनों है ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। ये देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड बन गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड बन गया। ठीक, ये टीचिंग लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये दोनों इस टीचिंग जिरंड के ऑब्जेक्ट है। क्लियर है जी।
पढ़ा करो बच्चे, पढ़ा करो ये चारों, ठीक है। पढ़ो पहले, एक एक लेक्चर को 2-2 3-3 बार देखा करो। बेसिक हैं तुम्हारे बहुत कमजोर, और बनना चाहते हो तुम एक दिन में अंग्रेज, जो कि संभव नहीं है। सुनने पे थोड़ा ध्यान कम है, कमेंटों पे ध्यान ज्यादा है, बाकियों में तो थोड़ा सुधार आ रहा है। अविनाश, लास्ट वार्निंग है ये आज आपको, सुनने पे ध्यान ज्यादा लगाएं, उंगलियां कीबोर्ड से दूर रखें। चलो इसको करिए अब। कुछ नहीं करो, लक्ष्य अपना पेपर पास करो पहले, कॉलेज वाले, पता चले कॉलेज में लटक गए, डिग्री नहीं आई। कॉलेज वालों को प्रायोरिटी दीजिए, सीजीएल अगले साल आ जाएगा। और वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे पेपर 4 मई को खत्म है कॉलेज के, तो इनका रिजल्ट कब आएगा? तो तुम एलिजिबल कैसे हुए, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अगस्त तक आ जाएगा? तो नोटिफिकेशन थोड़ी सीजीएल की अभी आ गई 23 की, सीजीएल 23 की नोटिफिकेशन आई थोड़ी अभी। एक चीज बता देता हूँ, देखो मैं आपको, नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें एक डेट लिखी होगी कि हम किस डेट को मानेंगे, 1 जनवरी को मानेंगे कि 1 अगस्त को मानेंगे, ऐसे डेट लिखी होगी। तो जो डेट उसमें लिखी होगी ना, डेट ऑफ रेकनिंग, सब कुछ उस डेट से कैलकुलेट होगा कि उस डेट को आपकी उम्र क्या है, उस डेट, अगर मान लो उसमें 1 जनवरी आई, फिर तो तुम नॉट एलिजिबल हो ही गए, ठीक है। अगर उसमें 1 अगस्त आई और बाई चांस तुम्हारा अगस्त से पहले रिजल्ट आ जाता है, अगर मान लो उसमें 1 अगस्त आई और अगस्त से पहले तुम्हारा फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है, तो तुम एलिजिबल हो गए। सिंपल फंडा होता है ये। जो नोटिफिकेशन की जो नोटिफिकेशन में डेट लिखी होगी, उससे पहले फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब देखो उसमें क्या डेट आती है, आ जाइए। तोड़ दिया इसको, 30 सेकेंड है लास्ट, करो ट्राई, हिंट आपको दे ही दिया है। थैंक यू शाहनवाज भाई, थैंक यू। आई कैन क्विट एनी जॉब, मैं कोई भी जॉब छोड़ सकता हूँ इफ कंजंक्शन है, प्रूडेंस सब्जेक्ट है, स्टार्ट्स वर्ब, स्टार्ट्स व्हाट, पेइंग, पेइंग ऑब्जेक्ट है, नाउन है, जिरंड है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड, स्टार्ट्स व्हाट, पेइंग, पेइंग व्हाट, पेइंग व्हाट, 5 लाख, किसको, मुझे, तो ये 5 लाख बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। ये पर मंथ, ये जो स्लैश मंथ है ना, ये पर मंथ होता है, पर मंथ, जिसमें पर प्रीपोजिशन होती है, मंथ इसका ऑब्जेक्ट होता है, और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाता है। पर मंथ इक्वल टू अ मंथ होता है। अगर मैं कहूं आई अर्न ₹50,000 पर मंथ, आई अर्न ₹50,000 अ मंथ, इक्वल बात है ये, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ। कई बार क्या लिखा होगा, मान लो कोई ऐसा बोल दे कि ही अर्न्स ₹1 लाख अ मंथ, तो मैं ऐसा लगेगा अ मंथ, ही अर्न्स ₹5 लाख अ मंथ, अ मंथ बीच में कैसे लिख दिया, अ मंथ का मतलब पर मंथ ही होता है, अ मंथ से पर मंथ वाला मीनिंग भी आता है, ध्यान रखिएगा। पेइंग में ₹5 लाख पर मंथ कर दूं, स्लैश लगा के हम लिख दूं, अ मंथ लिख दूं, बात एक ही है। क्लियर हो गया? चलो, अब तुम तो अंग्रेज हो चुके हो, लो इसको भी ब्रेक कर दो फिर, एकदम इंटेलिजेंट वालों को तुम।
अरे खाली तो नहीं बैठे ना यार, मुझे तो आता ही है, मेरे लिए नहीं हो रहा ये सब, तुम्हारे लिए हो रहा है। ओ नकलियो, दीवार को क्या देख रहा भाई, करना है इसको। बोलो। हाई क्लैरिटी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्यों? टू सी व्हाट, अ स्माइल। क्लियर हो गया? वाई का रिप्लाई दे रहा था टू सी, तो ये एडवर्ब इन्फिनिटिव बन गया, जस्ट इसके लिए आया, तो ये भी एडवर्ब के लिए आने वाला वर्ड एडवर्ब भी होता है, तो स्माइल बन गया ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। बोलो जी, इस सबका एडजेक्टिव चैप्टर से लेना देना नहीं था, वैसे ही आपको एक्स्ट्रा बताया। एक याद करने का रूल आ गया, जैसे प्रोनाउन चैप्टर में था ना भाई, देखो आप किसी से भी और कोर्स करके देख लेना, इतने परसेंट का अगर आपको कोई लॉजिक मिलता हो तो मुझे बता देना। अपने बैच के टोटल रूल गिन लेना, जितने मैं तुम्हारी कॉपी में लिखूंगा, 95% के लॉजिक आपको मिल जाएंगे, 5% आपको याद करने पड़ेंगे। लॉजिक ग्रामर का भी हो सकता है, मीनिंग का हो सकता है, सेंस का हो सकता है। ठीक है? सेंस का मतलब मीनिंग है, या तो ग्रामर का लॉजिक होगा या मीनिंग से होगा। 5% ऐसे होंगे जो रटना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है उसका। जैसे प्रोनाउन चैप्टर में था ना 231 123, हालांकि उसका तो थोड़ा कन्वेंशन वाली बात आपको बता दी थी, यहाँ पे भी वही कन्वेंशन आपको फॉलो करना है कि अगर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लिखोगे तो उनका सीक्वेंस ये रहेगा। सबसे पहले आएगा आपकी राय, आपकी ओपिनियन, जैसे मैंने कह दिया ब्यूटीफुल। हो सकता है जो मेरे हिसाब से ब्यूटीफुल है वो तुम्हारे हिसाब से ना हो, है ना? या मेरे हिसाब से जो नहीं है वो तुम्हारे हिसाब से हो। होता है ना कई बार, रोड पे चल रहे हैं हम, कहीं गए होते हैं, तो हम जब देखते हैं बड़ी सुंदर सी लड़की बाइक पे बैठ के जा रही है एक नज़र भट्टू से लड़के के साथ, बाइक भी उसकी ऐसी स्प्लेंडर, इतनी घिसी पिटी, कलर उसका उड़ा हुआ, 2000 भंगार में नहीं बिके, फिर तुम्हारा दिल जलता है ना? तुम सोचते हो सही कहता था, सही कहते हैं भाई, कलयुग आ गया कलयुग। तुम्हारे हिसाब से भूंडा है ना वो, तुम्हारे हिसाब से भूंडा है? उसके हिसाब से तो पतिदेव प्राणनाथ स्वामी वही है। तो तुम्हारे सोचने से क्या होता बताओ? अब वो है ना, एक वो टीवी एक्ट्रेस है, एक मूवी में भी आई, मोइनी मोइन मोनी मोनी क्या करके, मोनी समथिंग, है ना? अब मुझे नहीं लगती उसकी शक्ल बढ़िया, मैं तो जब मतलब कोई बाई चांस किसी कोई एड वेड में आ जाए, मैं तो टीवी तो खैर देखते ही नहीं है, वो यूट्यूब पे भी कहीं दिख जाए मैं तो चेंज कर लेता हूँ, हाँ नागिन वाली भाई। अब ये जैसे है, ये क्या नाम इसका, अपनी मलाइका अरोड़ा, इसकी शक्ल नहीं पसंद मुझे, कईयों को बहुत पसंद होगी, है? अर्जुन कपूर है जैसे, अर्जुन कपूर, मैं सच बताऊं तो अर्जुन कपूर जो है वो बेटर एक्टिंग करता है। नहीं नहीं, तुषार भी उससे 5-6 गुना बढ़िया कर लेता है। हाँ, अर्जुन कपूर को एक लौंडा एक्टिंग में बीट कर सकता है जिसका नाम है कमाल आर खान। बिल्कुल सही कहा आपने। अब बात ऐसी है कि भैया, ये तो मेरे विचार हुए ना, हो सकता है कमाल आर खान किसी का फेवरेट हो, ये तो ओपिनियन वाली बात हुई, राय वाली बात हुई। हो सकता है कि मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो आपके हिसाब से इजी हो सकता है ना? तो ये ओपिनियन वाले क्वालिटेटिव में, जब क्वालिटेटिव में आते हैं तो आपको बेसिक में पढ़ा ही था, सबसे पहले ओपिनियन, फिर साइज, बिग स्मॉल इस टाइप के। एज में 1 2 3 नहीं, एज में आपको लिखना न्यू ओल्ड, ये सब 1 2 3 वाले तो कार्डिनल में जाते हैं, न्यू ओल्ड यंग ये सब एज के अंडर में आते हैं। शेप में क्या आएगा? सर्कुलर, ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्ट्रेट, ये सब किस में आते हैं? शेप में आते हैं। कलर में कौन से आते हैं पता है आपको? रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब। अब ये नेशनैलिटी जो है ना,
ये लिखा भले यहाँ हुआ है लेकिन ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव नहीं है। नेशनैलिटी तो प्रॉपर में आता है ना, जर्मन, इटालियन, लेकिन वैसे बताया कि अगर भरना होगा ना तो इस पोजीशन पे भरा जाएगा। ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, जर्मन, इटालियन, ये सब। और इसी पोजीशन पे एक और चीज भी आती है, ह्यूमन इमोशन, वो भी लिख देता हूँ। पढ़ाऊंगा भी, एग्जाम्पल आपको करा दूंगा, उसका भी टेंशन ना लो। इसी प्लेस पे एक और चीज आती है, ह्यूमन इमोशन। ह्यूमन इमोशन थोड़ा साफ लिख देता हूँ यार, बच्चों का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं क्या लिख देंगे नोट्स बनाते टाइम, राम जाने क्या लिख देंगे इसकी जगह। ह्यूमन इमोशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल उसका मान लो मुझे कहना है टेरिफाइड। टेरिफाइड, ठीक है। मुझे कहना है डरी हुई छोटी सी बच्ची, ठीक। छोटी डरी हुई बच्ची, मुझे ये लिखना है मान लो, ठीक है। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे छोटी, यंग टेरिफाइड गर्ल, ना कि टेरिफाइड यंग गर्ल। कुछ आ रही है बात समझ में? मटेरियल आपको पता ही है, वुडन, आयरन, कॉपर, ये सब। क्लियर हो गया? चलो करना एक बार ट्राई। नंबर क्वांटिटेटिव में आता ना भाई, सही बता रहे हो शिवम। चलो इसको करो। दे बॉट अ ब्लैक बिग जर्मन वुडन चेयर। ब्लैक है कौन सा? कलर वाला। ये कौन सा है? साइज वाला। ये कौन सा है? नेशनैलिटी वाला। ये कौन सा? मटेरियल वाला। तो क्या कर दें कि सही हो जाए ये सीक्वेंस? मटेरियल लास्ट में आएगा, नेशनैलिटी यहीं आएगी, मगर कलर का सीक्वेंस गलत लिख रखा है, या कह लो साइज का गलत लिख रखा है। अगर इसको उठा के मैं यहाँ ले जाऊँ तो सही हो जाएगा। बोलो। ऐसे इसमें लॉन्ग कौन सा हो गया? साइज वाला। वेरी एडवर्ब है ब्यूटीफुल के लिए, तो इसको इसके साथ ही रहने दो। स्ट्रेट क्या है? शेप वाला है। तो क्यों ना मैं वेरी ब्यूटीफुल को शुरुआत में लिख दूं तो सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये याद करने वाला ही है, इसमें ऐसा कोई ग्रामर का, मीनिंग का कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है। 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापसी कंटिन्यू करते हैं। वॉशरूम वगैरह जाना जाओ, 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापसी कंटिन्यू करते हैं।
हाँ जी, करें आगे शुरू। चलो आज एक पोल चलाते हैं छोटा सा। कितने बच्चे ऐसे हैं, कल प्रोनाउन चैप्टर खत्म हुआ, आज की क्लास शुरू होने से पहले पहले उन्होंने प्रोनाउन चैप्टर के 50 क्वेश्चन निपटा दिए। कहीं से निपटाए हो, प्रैक्टिस बैच से निपटाए हो, केडी कैंपस से निपटाए हो, मिरर ऑफ कॉमन ऐसे कहीं से भी निपटाए हो, कहीं से भी। ठीक है, ये निपटा दिए ए, ये नहीं निपटाए बी। करना पोल में पार्टिसिपेट। कुछ नहीं कहूंगा, माँ कसम वगैरह, मतलब झूठ मत बोलना, बस वैसे पूछ रहा हूँ। पैंतीस % लोगों ने कल ही निपटा दिए। ये खाली मैं बस ये बात से आप जिन्होंने नहीं निपटाया उनको एक हिंट देना चाह रहा हूँ कि अब ये पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर और पहला चैप्टर, पहला चैप्टर। धीरे 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 आप देखेंगे ना किए होने वालों के और किए होने वालों का रेशियो में डिफरेंस आता रहेगा। ये पहला चैप्टर है। आखिरी चैप्टर के टाइम ये जो 35% है ना, ये घटकर 5 या 7% पे आ जाएंगे। और उसमें भी ऐसे नहीं पूछूंगा कल ही जो किया, नहीं, 3 चैप्टर पीछे का भी अगर पूछूंगा तो भी 5-7% ही होंगे। तैयारी सब करते हैं, कोचिंग सब लेते हैं, सिलेक्शन के हकदार कुछ ही होते हैं। आइए जरा, और ये बात आज फिर बोल रहा हूं, जब आप अटेम्प्ट करेंगे कोई भी किताब हो, उसके आपसे 40-50-60% ही अपने आप होंगे, बाकी आंसर देख के याद आएगा। जैसे ही आंसर देखो अरे यार ये ऐसे याद होगा। तो उससे बिल्कुल डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है, बिल्कुल डीमोरलाइज नहीं होना है, वो सबके साथ होता है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट टाइम नोट्स रिवाइज करके लगाओगे उन सवालों को तो आपसे 95% से पार हो जाएंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है उस चीज की, वो सबके साथ होता है। चलिए, कई बार होता है ना, बच्चे नए नए कोचिंग लेने शुरुआत करते हैं बेचारे, पहले ही चैप्टर करें, कोचिंग भी ली नहीं पढ़ा, मतलब कोचिंग भी ली फिर भी नहीं हो रहे, परेशान हो जाते हैं, इसलिए बात बतानी पड़ती है। होने लग जाएंगे बच्चे, जब आपने आंसर देखा तो आपको कॉन्सेप्ट याद आ गया ना, इसका मतलब मैंने तो पढ़ा है। मैक्सिमम 4-5 सेंटेंस ऐसे होंगे जो आपकी क्लास से बाहर, कॉन्सेप्ट से बाहर के, उनका भी मैंने आपको लॉजिक बता दी कि मैं कहीं और पढ़ाता हूँ उन सेंटेंसेस को, उनकी भी हालांकि मैंने डाउट डिस्कशन सीरीज में बात कर रखी है, लेकिन 4-5 को छोड़ के बाकी तो सब आपकी क्लास के थे कॉन्सेप्ट। तो मेन ने तो अपना काम कर दिया, अब आपका प्रैक्टिस वाला काम है। और टेंशन मत लो बिल्कुल भी, तुम्हें काम करना, प्रोनाउन चैप्टर को ही आज से 25 दिन बाद या 1 महीने बाद नोट्स दोबारा रिवाइज करके फिर उस दिन क्वेश्चन लगाना, सारे याद मिलेंगे तुम्हें। चलो बोल चलाएं। सुनने बोलने में कितना अजीब लग रहा है, देखो, शी इज द वेरी गर्ल, और आप कह रहे हो सर नो एरर। ये क्या होता है वेरी गर्ल? एक्चुअली है क्या, हमने सारी जिंदगी ना वेरी को सिर्फ एडवर्ब बनते हुए देखा है, वेरी स्मार्ट, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। वेरी को हमने कभी एडजेक्टिव बनते हुए देखा ही नहीं है, इसलिए हमें पढ़ने सुनने में अजीब लग रहा है। वेरी एडजेक्टिव भी होता है बच्चे, एम्फोसिस डालने का काम आता है, सेम जैसा सही मीनिंग होता है इसका। वही, ये वही लड़की है, शी इज द सेम गर्ल, ये वही लड़की है। सेम गर्ल लिख दो, वेरी गर्ल लिख दो, लगभग सेम सही मीनिंग आता है। एक दो एग्जांपल सुनो मेरे मुंह से, आपको ये भी नॉर्मल लगने लग जाएगा। होता है ना, कई बार आप जिद्दी उड़ा लेते हो, घर पे कहते हो बाइक दिला दो, पापा कहते हैं चलो ठीक है दिला देंगे, पापा स्प्लेंडर कह रहे होते हैं, प्लेटिना कह रहे होते हैं, तुम कहते हो मुझे तो पल्सर चाहिए, अपाचे चाहिए, कहते हैं ना तुम ऐसे। आई वॉन्ट द वेरी बाइक, मुझे तो वही बाइक चाहिए। आई वॉन्ट द वेरी बाइक, मुझे तो वही वाली बाइक चाहिए। देखो वेरी और सेम में थोड़ा डिफरेंस भी क्लियर होगा। आई वॉन्ट द सेम बाइक, सेम से मीनिंग हो रहा है कोई बाइक है उसके जैसी बाइक चाहिए, है ना। आई वॉन्ट द वेरी बाइक, मुझे तो वही जिसका जिक्र चल रहा है ना, जो मैंने आपको बताई थी, मुझे तो वही बाइक चाहिए। कुछ आ रही है बात समझ में? एम्फोसिस डालने का काम करता है ये वही लड़की है भाई जिसने एग्जाम टॉप किया, शी इज अ वेरी गर्ल, ये वही लड़की है जिसने एग्जाम टॉप किया। तुम्हारी किताब चोरी हो गई थी, 4 दिन बाद तुमने किसी के डेस्क पे पड़ी देखी, तुमने कहा मेरी किताब, करा मेरी है। पेज नंबर 73 खोल, पेज फटा हुआ मिलेगा ऊपर से, 73 खोला फटा हुआ है। भाई दिस इज द वेरी बुक,
ये वही बुक है जो मेरे बैग से चोरी हुई थी, झूठ मत बोल। दिस इज द वेरी बुक, शी इज द वेरी गर्ल, आई वॉन्ट द वेरी बाइक। तो ये एम्फोसिस डालने के काम भी आता है, वेरी एडजेक्टिव की तरह से भी काम कर देता है। सुनने बोलने में आपको अजीब लगेगा, आप एरर टिकाओगे, जबकि नो एरर होगा। ब्रेक तुम कर ही लोगे, इतनी बात है बस कि ये गर्ल जो है ये नाउ, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया, लिंकिंग वर्ब है ना, शी सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, ये गर्ल नाउन है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, वेरी यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, ना कि एडवर्ब। इतनी बात है, आगे कर लोगे तुम, रिलेटिव प्रोनाउन और ये वो। इसको देखिए, इसके लिए पहले तो ये होम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लो, याद है प्रोनाउन जब उसकी बेसिक की लास्ट स्लाइड में था, फिर मैंने कहा था टेंशन ना लो, ये होम वाला मैं पढ़ाऊंगा आपको। कुछ याद आ रहा है? चलो आज वो शुभ घड़ी आ गई, पहले होम का कॉन्सेप्ट पढ़ लो। ये जो होम होता है ये नाउन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है, नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। पवन और पवन जैसे और जो मेरे भाई हैं, फिर से सुन लीजिए, जिन्होंने 1699 वाला सब्सक्रिप्शन लिया है, आपके रिकॉर्डेड बैचेस 15 दिन के अंदर अंदर ऐड हो जाया करेंगे, जिस दिन को आपने सब्सक्रिप्शन लिया उसके। 12 मार्च तक के सब बच्चों के एक्टिवेट हो गए हैं, 13 से 28 तारीख को 15 दिन पूरे होते हैं, उससे पहले पहले आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। जिस तारीख को आपने सब्सक्रिप्शन लिया ना, उससे 15 दिन के अंदर अंदर आपके एक्टिवेट हो जाया करेंगे, ठीक है जी। तब तक अपना ये वाला बैच चल ही रहा है, इसको पढ़ो देखो, बस कोशिश कोशिश क्या करो, मतलब मैंडेटरी है कि पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखो भाई बैच, यहां से लगाने को मतलब नहीं, ठीक है। तो होम जो होता है, होम जो होता है वो नाउन भी होता है, और होम जो है वो एडवर्ब प्लेस भी बन सकता है। होम जो होता है वो नाउन भी होता है, और होम जो है वो एडवर्ब प्लेस भी बन सकता है। होम नाउन भी हो सकता है, होम एडवर्ब भी हो सकता है। क्लियर है? आओ देखो, फंडा इतना ही है कि होम नाउन भी बन सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है। कब क्या बनेगा, इस पे कैसे एरर आएगा, वो अपने को जानना है। अगर मैं लिखूं, अगर मैं लिखूं वी वेंट टू राहुल्स होम, और एक मैंने लिखा, आई कर लेता हूं चलो, और एक मैंने लिखा आई वेंट होम, ठीक है। अगर मैं इनको तोड़ूं तो आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है। इस बार होम ना 100% नाउन ही बन सकता है। क्यों? क्योंकि राहुल लिखा हुआ है इससे पहले। पजेसिव एडजेक्टिव अगर आपने इसके पहले लगा रखा है तो ये एडवर्ब तो हो नहीं सकता, ऑब्वियस बात है, फिर ये नाउन बनेगा, है ना। और अगर ये नाउन बनेगा, तुम्हें पता है वेंट वर्ब तो इंट्रांजिटिव होती है, गो की तो फॉर्म है, ये तो इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट तो ये रखती नहीं, इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट तो ये रखती नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये प्रीपोजिशन आपको लगानी पड़ेगी ताकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन पाए। लेकिन अगर होम अकेला लिखा हो, इंट्रांजिटिव वर्ब और होम अकेला लिखा हो, अब कोई ऐसा फीचर तो है नहीं जो इसको नाउन बनने पर मजबूर करे, तो अब इसको आप एडवर्ब ऑफ प्लेस मान सकते हो। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद होम अकेला लिखा हो, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद होम अकेला लिखा हो तो आप उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस मान सकते हो। अब इनमें एरर कैसे आता है? ऊपर वाले सेंटेंस में टू नहीं लिखेगा, आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे एरर आता है। नीचे वाले सेंटेंस में टू लिख देगा, आपको टू काटना होता है, ये एरर आता है। कुछ आ रही है बात समझ में? हाँ सॉरी भाई, पजेसिव केस ऑफ नाउन कहना था, गलती से लिख दिया मैंने, पजेसिव केस ऑफ नाउन। समझ में आया क्या बोला मैंने? फिर से सुनिए, मैंने कहा ये होम नाउन भी बनता है और होम एडवर्ब भी बनता है। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इस पे एरर आते हैं? देखो, फंडा ऐसा है कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे गो है ना, गो हो गई, रन हो गई, वॉक हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट तो रखती नहीं। अगर इनके बाद होम सीधा लिखें तो वो एडवर्ब माना जाएगा। आई रैन होम, आई वेंट होम, आई वॉकड होम, तो ये एडवर्ब प्लेस माना जाएगा। एरर कैसे आएगा? टू लगा के दे देगा। जबरदस्ती का टू की क्या जरूरत है, जब होम एडवर्ब बन सकता है, सीधा आ सकता है, तो टू क्यों लगाओगे? टू काटना होता है। लेकिन अगर होम से पहले मैं कुछ लिख दूं ऐसा जिसकी वजह से वो नाउन बनने पर मजबूर हो जाए, राहुल होम लिख दूं, योर होम लिख दूं, देयर होम लिख दूं, हर होम लिख दूं, कुछ ऐसा पजेसिव केस ऑफ नाउन लगा दूं या एडजेक्टिव लगा दूं जिससे उसको नाउन ही मानना पड़े। अब नाउन मानना पड़ेगा, फेंट वर्ब तो ऑब्जेक्ट रखती नहीं, तो नाउन कैसे लिख पाओगे? तब टू लगाना होता है। कैसे एरर बनता है? टू नहीं लगाएगा, आपको टू लिखना होगा। ये प्रीपोजिशन चैप्टर का एरर है एक्चुअली, ये एरर है प्रीपोजिशन चैप्टर का। क्लियर हो गया? बस एक बात ध्यान रखिएगा, ये बात मैंने आपको होम के लिए बताई है,
दुनिया जान के सारे वर्ड्स के लिए मत लिख देना, कहीं पता चले कि यहाँ पे मैंने लिख दिया आई वेंट दिल्ली, या आई वेंट मतलब दिल्ली, आई वेंट दिल्ली, तुम उसको भी सही कर दो। दिल्ली नाउन होता है बच्चे, आई वेंट टू दिल्ली करना पड़ेगा। ये जो बात होम के लिए बताई है, कई बच्चे इसको हर जगह आई वेंट शॉप, आई वेंट टू माई शॉप लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो फंडा सा सिर्फ इतना है, फंडा सिर्फ इतना है कि होम अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आए तो वो एडवर्ब प्लेस की तरह से काम कर सकता है, बिना टू के सीधा आप एडवर्ब मान लिया करो। लेकिन होम से पहले अगर कोई ऐसा वर्ड लिखा हो, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन लिखा हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा हो जो उसको नाउन बनने पर मजबूर करे, तब आपको टू का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है जी? हाँ जी, आ जाइए। अब इस सेंटेंस में मुझे बताना जरा, और एक मजाक की बात और बताऊं तुम्हें, नाम नहीं लूंगा मैं किताब का, इसका इसको रूल में पता कैसे लिखते हैं? इसको रूल में ऐसे लिखते हैं, यदि कोई अपने घर जाए, यदि कोई अपने घर जाए तो होम से पहले टू का प्रयोग न करें। यदि कोई किसी और के घर चला जाए तो होम से पहले टू का प्रयोग करें। अब इस बात का लॉजिक क्या है? इस बात का लॉजिक ये कि जो अपने घर जा रहा है तो आई वेंट माई होम तो कोई लिखेगा नहीं, सीधा होम लिख दो। किसी और के घर जाओगे तो यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव केस का नाउन आएगा, जिससे नाउन हो जाएगा तो टू लगेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। मिस्टर गुप्ता केम आर होम इन ऑन कार। अब एक तो बात यह कि आर लगा होने से ही होम नाउन हो गया। मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, आर लगा होने से होम नाउन हो गया। पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो नाउन हो गया। नाउन हो गया, कम इंट्रांजिटिव वर्ब है तो एक तो टू लगाना पड़ेगा। एक तो बात ये है कि टू आएगा यहाँ पे। ये प्रीपोजिशन चैप्टर की बात थी, वैसे यहाँ पे बता दिए बस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है, कार इसका ऑब्जेक्ट है और ऑन इस पर एम्फोसिस डाल रहा है। मिस्टर गुप्ता केम टू आवर होम, मिस्टर गुप्ता हमारे घर आए अपनी खुद की गाड़ी में। होता ना, ये मेरा खुद का घर है, मेरा खुद का घर, ये मेरी खुद की साइकिल है। ओन एम्फेटिक एडजेक्टिव की तरह काम तो कर लेता, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव नहीं है, मतलब अकेला कभी एडजेक्टिव का काम नहीं करता है, इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव की सपोर्ट चाहिए होती है। तो गुप्ता जी के अकॉर्डिंग मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? हिज लगा दिया। मिस्टर गुप्ता केम टू आवर होम इन हिज ओन कार। ओन एम्फेटिक एडजेक्टिव बनता तो है लेकिन कभी अकेला नहीं आता, यहाँ पर आपको हिज लगाना पड़ेगा। सेम का एक एरर लिखा नहीं हुआ है इसमें, आप बाद में डाउट में पूछोगे, लो अभी बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, तुम बाद में डाउट वाउट भेजोगे, अभी बता देता हूँ। अगर मैं कहूँ अरे क्या कहना चाह रहे हो विशाल? किसी क्लास में प्रोनाउन दिखता है तो किसी में प्रैक्टिस क्लास, इसका क्या मतलब है? कहाँ दिखता है ये? क्या कहना चाह रहे हो? मैं तुम्हें अपने नोट्स दे दूंगा, मैं तुम्हें अपने नोट्स दे दूंगा अगर तुम वादा करो, अगर तुम वादा करो कि तुम इन्हें वापस कर दोगे संडे तक। अच्छा, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहा है। कभी प्रैक्टिस क्लास दिखता है तो कभी प्रोनाउन दिखता है, दो अलग अलग बैच है ना भाई। वो आपने जो ये 1699 में जो सब्सक्रिप्शन खरीदा, इसमें दो लाइव बैच मिले आपको, एक प्रैक्टिस का, एक प्रोनाउन, एक मतलब ग्रामर का। प्रैक्टिस होता है सुबह 10 बजे बैच, और ये होता है रात को 8 बजे। दो अलग अलग बैच है भाई ये, आपको जो लगाना हो वो लगाया करो। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने वो 1699 वाले बैच की डिटेल बताई थी, तो आपको बताया था कि दो लाइव बैच मिलेंगे। ये वही है, एक प्रैक्टिस का जो सुबह 10 बजे चलता है, ग्रामर का जो रात को 8 बजे चलता है। ठीक भाई, कहीं पता चले वो क्लास भी लगा रहा है, वो भी लगा रहा है, वो भी लगा रहा है, वो भी लगा रहा है। खैर एक दो क्लास लगा लेगा तो खुद ही समझ आ जाएगा। वो भाई प्रैक्टिस बैच है, वो उन बच्चों के लिए जिनका कोर्स खत्म हो चुका है। चलो जी, आओ।
मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा अपने, अगर तुम वादा करो कि तुम इन्हें वापस कर दोगे संडे तक। बाय संडे का मतलब संडे तक, ऑन संडे का मतलब संडे को, बाय ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे तक। अब यहाँ पे आप पता क्या करना चाह रहे हो, देखो इसको तो तुम ब्रेक कर ही लोगे। आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, गिव मेन वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है, इफ कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट है, प्रॉमिस वर्ब है, टू रिटर्न क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, नाउन बन गया, इन्फिनेटिव बन गया, है ना। अच्छा, बाय प्रीपोजिशन है, संडे इसका ऑब्जेक्ट है। तुम यहाँ पर द सेम से मीनिंग निकालना चाहते हो, नोट्स ये करना चाहते हो, और तुम इसे बनाना चाहते हो ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। लेकिन द सेम जनरली एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, द सेम बॉय, द सेम गर्ल, द सेम बैग, द सेम बाइक। मुझे यहाँ पर चाहिए था टू रिटर्न का ऑब्जेक्ट, हाँ क्या ना, बोलो। तो यहाँ पे आपको नोट्स के लिए प्रोनाउन चाहिए था, तो वो द सेम मत लगाओ, देम लगा लो। सर देम नॉन लिविंग के लिए भी लग जाता है, हाँ बच्चे लग जाता है, बिल्कुल लग जाता है। मान लो कुछ फूल पड़े हो, तो मैं कह रहा हूँ राहुल सेंड देम फॉर यू, राहुल ने भेजे हैं तुम्हारे लिए, तो यहाँ पे द सेम ना लिख के आप देम का यूज कर लो। कुल मिलाकर शॉर्ट में बात इतनी कि द सेम को ऑब्जेक्टिव की तरह से यूज करते हैं, द सेम बॉय, द सेम गर्ल, द सेम बैग। मुझे यहाँ पर प्रोनाउन चाहिए तो देम लगाओ ना यार। नोट्स लिखा है, नोट्स, नोट्स के लिए प्लूरल लगेगा भाई, इट क्यों लगेगा। नोटबुक होता, अगर नोटबुक होता तो इट लगा देते। बोलो, क्लियर हो गया। आपकी वजह से मैं आज सीएचएसएल में जॉब कर रहा हूँ, सब तुम्हारी मेहनत है अंजनी भाई, सब तुम्हारी मेहनत है। और एग्जाम निकलने लगते हैं तो लगातार निकलते हैं, तैयारी मत छोड़िएगा। सीजीएल को भी टारगेट करिए ना। नेक्स्ट पे जाइए। सर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराते हैं। कौन सा सब्सक्रिप्शन है नितेश तुम्हारे पास, प्लस की 1699 वाला, प्लस सब्सक्रिप्शन की 1699 वाला, प्लस वाला। तो ये ऊपर लिंक है, इस पे क्लिक करो, वहाँ पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के बैच मिलेंगे आपको, मिसलिनियस प्रैक्टिस के बैच मिलेंगे, आरसी प्रैक्टिस के बैच मिलेंगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के बैच मिलेंगे। चलो, कुछ याद आ रहा है, विच प्रोनाउन में भी पढ़ाया था, वट प्रोनाउन में भी पढ़ाया था, कुछ याद आ रहा तुम्हें थोड़ा मोटा। हाँ जी। अब यही वर्ड प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, कैसे जानोगे, थोड़ी कॉमन सेंस का यूज करके, थोड़ी कॉमन सेंस का यूज करके। एक काम करो, ये दोनों सेंटेंसेस को देखो। देखो ऑब्वियस बात है, अगर विच के बाद नाउन आ गया, विच बॉय, विच गर्ल, है ना, विच बुक, ऐसे करके मैंने कर दिया तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और विच खुद ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा हो तो प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन इसके थ्रू मैं कुछ आपको नई बात सिखाना चाहता हूँ। ट्राई करो एक बार, पूरी पे एक ही इसी क्वेश्चन को देखो, इसको तोड़ने की ट्राई करो एक बार, तुम कुछ नया सीखने को मिलेगा आज। इसको ब्रेक करने की ट्राई करो। बहुत बढ़िया जी, सीख गए आप लोग तो यार। कौन सा गाना गा रहे हो तुम, वॉइस एक्टिव है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, काम हो रहा गाना गाने का तो सब्जेक्ट बनेगा यू। कौन सा गाना गा रहे हो तुम, काम कर रहा गाने का यू, सब्जेक्ट क्या गाया जा रहा गाना, ये बनेगा ऑब्जेक्ट। विच नाउन के साथ आ रहा तो ये कहलाएगा इंटारोगेटिव एडजेक्टिव। तो यहां से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, कई बार ना स्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले लिख देते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, और तुमने खुद करके दिखा दिया, पहचान गए तो और मजा आ गया। इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो विच क्या बनेगा, इस बार आगे नाउन नहीं आ रहा तो विच क्या बनेगा, इंटारोगेटिव प्रोनाउन बनेगा। ये आपका क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, सॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये दोनों इसके लिए एडजेक्टिव हो गए। बोलो, क्लियर हुआ। सेम काम यहाँ पे है, सेम बात यहाँ पे, इसको करना। एरर नहीं है इनमें सब में कोई, बस इससे आपको एक दो बातें नई ये सिखानी है, इसको करना।
सर हम क्लास को अब पीछे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लाइव क्लास है ना, जब रिकॉर्डेड आ जाए तब कर ली ना। चलो, क्या प्लान बनाए तुमने तुम्हारे फ्यूचर के लिए? क्या प्लान बनाए हैं तुमने तुम्हारे फ्यूचर के लिए? तो यहाँ पे हैव क्या बना? हेल्पिंग वर्ब बन गया। यू क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। सर जब ब्रेक करने को देते हैं तो माइक म्यूट कर दिया करें। ठीक है मालिक, जनरली तो करता ही था, आज ही नहीं किया था वैसे। हैव हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है और मेड क्या बन गया? मेन वर्ब बन गया। फॉर प्रीपोजिशन है, पेपर फ्यूचर इसका ऑब्जेक्ट है, योर पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या प्लान बनाया तुमने फ्यूचर के लिए? तो यहाँ पे किसने बनाया? यू ने। क्या बनाया? प्लान। तो ये क्या बना? ऑब्जेक्ट। ये क्या बना? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इसको देखो, वर्ड सब्जेक्ट हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया इस बार। आर लिंकिंग वर्ब हो गया, प्लान सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, योर पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। कोई एरर नहीं है इसमें, इन चारों में कोई एरर नहीं था, ये खाली आपको कोई नई बात सिखाने के लिए की है। हुज पे बेस्ड एक सवाल आता है, उसको करा रहा हूँ। ठीक है, हुज वैसे प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको चलो लिखवा ही देता हूँ। बोल के तो तुम पता ही है मुझे क्या निहाल करोगे। तोड़ना इनको दोनों को जरा, इनको दोनों को तोड़ना। हुज आर दीज बुक्स, किसकी किताबें ये? इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो ये बनेगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आर यहाँ पर लिंकिंग और बुक्स यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, दोज यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दीज जो भी है। हुज बुक्स आर लाइंग ऑन माई टेबल, किसकी किताबें पड़ी हैं मेरे टेबल पर? बुक्स बनेगा सब्जेक्ट, इस बार ये नाउन के साथ आ रहा है, ये बनेगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इस बार। आर यहाँ पर क्या है? लिंकिंग वर्ब है, लाइंग क्या? एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑन प्रीपोजिशन है, टेबल प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हुज प्रोनाउन भी हो जाता है, एडजेक्टिव भी हो जाता है, समझ पाए? बोलो। चलो आगे पढ़ते हैं, हुज पे बेस्ड सवाल देखते हैं कैसा आता है एडजेक्टिव में। अमन्स कार लिख सकते हो, अमन्स वाइफ लिख सकते हो, लिविंग थिंग पर अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो, नॉन लिविंग पर नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी कहना है गाड़ी का टायर, तो कैसे कहना है? हाँ जी, गाड़ी का टायर कैसे कहना है? तो फिर ऐसे कहना है। क्लियर हुआ? हाँ जी, रमन्स कार भी ठीक है और द कार ऑफ रमन भी ठीक है। लिविंग बीइंग के लिए तो दोनों स्ट्रक्चर ठीक है, नॉन लिविंग के लिए सिर्फ ऑफ वाला स्ट्रक्चर ठीक है, ऑफ से पोजीशन बना लेते हैं। ये वही बात है कि अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाने दोगे तो ऑफ से बना लेंगे, बना के तो छोड़ेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करिए सवाल क्या है और उसका सॉल्यूशन तुम मुझे बताना। मैं तुम्हें दिक्कत बताता हूँ। दिक्कत यहाँ पे ये है, अरे यार दोनों के मीनिंग सेम करने ये थोड़ी कहा मैंने। एक भाई कह रहा है रमन की कार का टायर, रमन कार टायर, क्या कहना चाहता भाई? कि ये कहना चाहता है कि रमन की कार का टायर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, ये कहना चाहता है? फिर लिखेंगे द टायर ऑफ रमन्स कार, फिर लिखेंगे द टायर ऑफ रमन्स कार, ऐसे लिखना पड़ेगा। नाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि दो पोजेशन दो अपोस्ट्रोफी ऐसे एक साथ नहीं आते, एक को ऑफ से बनाना पड़ता है, वो नाउन में आएगा। अभी मुद्दे की बात जो है उस पर आते हैं। समस्या बताता हूँ, समाधान तुम बताना। ये सेंटेंस मैंने लिखा, दे बॉट अ कार, उन्होंने गाड़ी खरीदी थी। दे बॉट अ कार, उन्होंने गाड़ी खरीदी थी जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। उन्होंने गाड़ी खरीदी थी जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी, ये मुझे कहना है। लेकिन ऐसा कहने में समस्या यहां पर एक है कि हुज जो होता है ना वो इंसानों के लिए आता है, हु से ही तो बना ये। जैसे यहां पर मैंने लिखा, जैसे यहां पर मैंने लिखा हुज आर दीज बुक्स, तो हुज का मतलब क्या? कोई इंसान ही होगा। किसकी किताबें ये? हुज बुक्स, किसकी किताबें? हुज इंसान को रेफर करता है, हाँ कि ना? हुज जब भी लिखते हो तो वो किसी इंसान को रेफर करता है। अब मैंने कहा कि उन्होंने गाड़ी खरीदी जिसकी कीमत, अब ये जिसकी, ये हुज से आपने किसको रेफर कर लिया? कार को। कार की कीमत की बात हो रही ना। हुज तो इंसान हो सकता है, देखो हुज फादर जिसके पिताजी, हुज ब्रदर जिसका भाई, हुज बुक्स जिसकी किताबें, हुज कार जिसकी गाड़ी,
इंसान के लिए हुज लगाया जा सकता है, गाड़ी के लिए आप कह रहे हो गाड़ी जिसकी कीमत, उसके लिए हुज नहीं आ सकता। मॉडर्न इंग्लिश में चल जाएगा, वैसे बता दूं मैं आपको, मॉडर्न इंग्लिश में हुज चल जाएगा, लेकिन हमारे पेपर में जो प्योरिस्ट ग्रामर आती है, पुरानी ग्रामर आती है, उसमें नहीं चलेगा। क्या इलाज है फिर? समस्या मैंने बता दी, समाधान अब तुम बता दो मुझे। मैंने आपको समस्या बता दी है, अब तुम मुझे समाधान बता दो। विच लगा ले, लेकिन विच लगाने में एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये कि हुज में ना एक पोजेशन का बोध था, हुज में एक पोजेशन वाली फीलिंग थी, जिसका प्राइस, विच प्राइस लिख पाएंगे बताओ? विच कोई पॉजेसिव केस होता है? विच कोई पॉजेसिव केस होता है क्या, बताओ? है? तो फिर पोजेशन कैसे बनाओगे? काफी बच्चे पहुंच गए आंसर तक। समस्या समझ आई? समस्या ये है कि मैंने कह दिया उन्होंने गाड़ी खरीदी जिसकी कीमत, अब गाड़ी की कीमत कहना है, आप इंसान के लिए कह सकते हो जिसका भाई, जिसकी माँ, वहां तो हुज लगा सकते हो। इंसान के लिए, जब इंसान का किसी चीज पर कुछ करना हो तो उसके लिए तो हुज चल जाएगा कि जिसका भाई, जिसकी माँ, ऐसे करके वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये काम करने की कोशिश करोगे नॉन लिविंग के लिए, तो नहीं चलेगा बच्चे, ठीक है? लेकिन विच लगा दें, विच की जगह पे विच लगाओ, दैट लगाओ, जो भी तुम लगाना चाह रहे हो, उसमें दिक्कत ये कि उसमें पोजेशन नहीं है, उसमें पोजेशन नहीं है। मुझे तो गाड़ी की कीमत कहना था। तो बच्चे फिर उसका इलाज बचता है, उसका इलाज बचता है यहां पे लिखना द प्राइस ऑफ विच। देखो समझो, इधर देखना एक चीज, जब आप रमन कार लिखते हो, रमन की गाड़ी, तो पहले वो लिखा मैंने जिसका अधिकार है, जिस चीज पर अधिकार हो बाद में। लेकिन जब मैंने लिखा कार ऑफ रमन, तो जिस चीज पर अधिकार है वो पहले, जिसका अधिकार है वो बाद में। दोनों का मतलब रमन की गाड़ी है, लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क है। वैसे तो जनरली जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो जिसके साथ लगते हैं, मतलब जिसके लिए लगते हैं उसके साथ आते हैं, लेकिन मेरा ऑफ की वजह से ऐसे पलट गया ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम इसको ब्रेक करोगे फिर तुम परेशान होगे। सर कंजंक्शन तो बीच में आनी चाहिए थी ना, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ बीच में आना चाहिए था, ये कार ऑब्जेक्ट के साथ ये प्राइस सब्जेक्ट कैसे लिख दिया? इसलिए बता रहा हूँ, ऑफ की वजह से स्ट्रक्चर फ्लिप हुआ है। ये विच यहाँ पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनता है? एक तो प्रोनाउन का फर्ज अदा करना है, प्रोनाउन का फर्ज अदा किया इस बार इसने प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर, और साथ में कंजंक्शन वो पता ही तुम्हें कि दो क्लॉज है, इसलिए वॉज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, हाई यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है एडजेक्टिव, और वेरी यहाँ पर एडवर्ब है। उन्होंने गाड़ी खरीदी, उन्होंने गाड़ी खरीदी, कीमत जिसकी बड़ी हाई थी, ये इसका मतलब है। हुज से नहीं बनेगा तो क्या दिक्कत है, ऑफिस से बना देंगे। क्लियर हो गया? सर यहाँ पे प्राइस ऑफ दैट वाज हाई ऐसे भी कर सकते नहीं बच्चे, जिसका प्राइस वाला जो मीनिंग है ना वो विच से आ पाएगा, दैट से नहीं आ पाएगा। कई बच्चों के मन में ऐसा उबाल आ रहा होगा, सर दैट नहीं आ सकता, यहाँ चीजों के लिए दैट भी तो आता है, दे बॉट अ कार, द प्राइस ऑफ दैट वाज हाई, ऐसे कर लें क्या? नहीं बच्चे, विच ही लगाया करो यहाँ। क्लियर है जी? चलिए, एडजेक्टिव की टाइप खत्म हो गई है, एडजेक्टिव की टाइप खत्म हो गई। वासु ग्रामर ठीक करनी है, मीनिंग चेंज नहीं करना। वासु भाई का कहना है ऐसे लिख दें, दे बॉट अ कार बट द प्राइस वाज हाई, ऐसे कर दें तो ग्रामर तो ठीक होगी, लेकिन बच्चे वो क्या मीनिंग देना चाह रहा था, तुमने क्या कर लिया, ऐसे मत करो। टाइप खत्म हो गई है। मिसलिनियस में जैसे प्रोनाउन में कुछ गिनती के रूल थे, इसमें मिसलिनियस में छोटे छोटे दो दो लाइन के घने रूल हैं भाई, घने। मैं 10 मिनट और पढ़ेंगे फिर छुट्टी कर दूंगा, टेंशन ना लो, 10 मिनट पढ़ लो बस। पहला रूल, ये एडजेक्टिव है, इनके साथ, मतलब कोशिश किया इनके साथ कंपैरिजन मत किया करो, जैसे होता है ना टॉल टॉलर टॉलेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, तो इनमें ऐसे मत लिखो इम्पॉसिबल मोर इम्पॉसिबल मोस्ट इम्पॉसिबल, यूनिवर्सल मोर यूनिवर्सल, ऐसे आइडियल मोर आइडियल ऐसे मत लिखा करो। क्यों? बेसिक कॉमन सेंस। कोई काम में तो मैंने कहा ये काम इम्पॉसिबल है, तुम करो ज्यादा इम्पॉसिबल है, थोड़ा और ज्यादा इम्पॉसिबल है, ये क्या बात हुई भाई? है? मैंने कहा कि ये चीज यूनिक है, यूनिक का ना इसके जैसी कोई दूसरी चीज है नहीं, ये कम यूनिक है, ये ज्यादा यूनिक है। मैंने कहा ये जो रोड पे कुत्ता पड़ा है ये मरा हुआ है। नहीं नहीं देख भाई, ये लेफ्ट वाला थोड़ा कम मरा हुआ है, ये राइट वाला थोड़ा ज्यादा मरा हुआ है? ये वर्ड अपने आप में एब्सोल्यूट है, इनमें कम ज्यादा तुलना नहीं हो सकती। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो किसी एक अवस्था को दिखाते हैं, ये वर्ड अपने आप में एब्सोल्यूट है, इनमें तुलना करना, ग्रेडेबल करना इनको पॉसिबल नहीं है। मेरी बात आई समझ में? इम्पॉसिबल जो हो ही ना सके, यूनिवर्सल जो हर जगह हो, एटर्नल जो कभी ना मरे, भगवान के लिए लगाते हैं अक्सर, एंटायर मतलब सारा का सारा,
चीफ आपको पता है, आइडियल सबसे बढ़िया, सुप्रीम सबसे बढ़िया, परफेक्ट आपको पता है, एक्सीलेंट आपको पता है। मान लो मैंने कहा ये चीज सर्कुलर है, सर्कल की डेफिनेशन हो गई, तो ऐसे नहीं कह सकते कि ये कम सर्कुलर है, ज्यादा सर्कुलर है, छोटा बड़ा हो सकता है, हाँ ये सर्कल बड़ा है, ये सर्कल छोटा, ये हो सकता है। शेप का कंपैरिजन नहीं होता, साइज का हो सकता है। एम्प्टी, इनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं एम्प्टी फुल में। मान लो एक ग्लास है, इसमें पानी भरना चालू किया मैंने, कितना पानी भर जाए तब बता देना, फुल कहना है। कह दूं फुल? नहीं सर, और भरो। कह दूं फुल? कह दूं फुल? फुल पता है इसको तब कह पाओगे जब इसके अंदर एक भी बूंद डालूं तो बाहर आ जाए। फुल का मतलब होता है अपनी कैपेसिटी का मैक्सिमम। फुल कोई ऐसी चीज नहीं है कि कम ज्यादा हो सके। फुल एक स्टेट है, अवस्था है। कम ज्यादा करना है तो फिर फील्ड वर्ड के साथ करते हैं। फील्ड के साथ कर सकते हो आप, हाफ फील्ड, पार्शियली फील्ड, वन थर्ड फील्ड, ये हो सकता है। हाफ फुल मत लिख देना कभी, कहीं हाफ फुल लिख दो। फील्ड के साथ ये सब कर सकते हो तुम, हाफ फील्ड, पार्शियली फील्ड, ये वो। फुल के साथ ये सब काम मत करना, ठीक है? हाफ फुल ऐसे मत कर देना, वन थर्ड फुल ऐसे मत कर देना। फुल के साथ ये काम नहीं हो सकता। फंडा समझ में आया? सेम लॉजिक से एम्प्टी होता है। एम्प्टी का मतलब होता है इसमें एक बूंद भी ना हो। कुछ आ रही है बात समझ में? एम्प्टी का मतलब जिसमें एक बूंद भी ना हो। ऐसे नहीं कह पाओगे आप हाफ एम्प्टी, वन थर्ड एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खत्म। अगर, एक चीज और बता रहा हूँ, स्पोकन में खूब चलते हैं, स्पोकन में खूब चलते हैं, हाफ एम्प्टी, हाफ फुल, ये इसलिए आपको डिक्शनरी वगैरह में भी दिख जाएंगे। इनफॉर्मल में चलते हैं लेकिन पेपर में नहीं चलेंगे। कुछ आ रही है बात समझ में? जैसे कह रहे हैं ना सर, आधे भरे ग्लास को क्या कहेंगे? मैं कहता रहा हूँ हाफ फील्ड कहोगे। दिस ग्लास इज हाफ फील्ड। आधा, पौना, जो कहना है तुम्हें, क्वार्टर, जो कहना है तुम्हें वो फील्ड के साथ किया करो, फुल के साथ मत किया करो, ठीक है? एक चीज और बता देता हूँ लगे हाथ। जैसे एक तो ये बताया कि इनफॉर्मल में चल जाता है, इनफॉर्मल में चल जाता है, पेपर में नहीं चलेगा तुम्हारा हाफ फुल। दूसरी बात ये, परफेक्ट की डिग्री पॉसिबल है, परफेक्ट, मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट। परफेक्ट, मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, ये मॉडर्न इंग्लिश में अलाउड है, परफेक्ट के लिए है लेकिन ये बात सिर्फ। लेकिन पेपर में इसको भी मत चलाना। ये इसलिए बता रहा हूँ, दो चार छोटी छोटी बातें। देखो, कभी मान लो एग्जामिनर के तुम्हारा मजे ही लेने का मन कर गया, उसने सेंटेंस में मोर परफेक्ट लिख दिया, तो इसको एरर मार्क करूं कि ना करूं? एरर मार्क करूं कि ना करूं? एक सिंपल सा फंडा फॉलो करना। अगर कोई और एरर है, अगर कोई और एरर है, कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, नाउन का एरर है, प्रीपोजिशन का एरर है, तो उसको मार्क कर देना, इसको बख्श देना। अगर कोई और एरर नहीं है तो समझ जाओ तुम्हारे मजे लेना चाह रहा, फिर इसको एरर कर देना तुम। क्लियर हो गया? हाँ जी, चलो कर दो फिर इन तीनों को। एक फ्री के बारे में और सुन लो, सच फ्री रह गया उसमें, बाकी सब तो आसानी है। फ्री के दो मतलब होते हैं, एक तो वो वाला होता है कि आज मैं फ्री हूँ, आज मैं फ्री नहीं हूँ, एक तो वो वाला फ्री होता है, ठीक है? उस वाले में तो आज मैं कम फ्री हूँ, ज्यादा फ्री हूँ पॉसिबल है, कि आई एम मोर फ्री टुडे ऐसे करके, तब तो पॉसिबल है। एक वो होता है कि इस चीज के साथ ये चीज फ्री है, तब नहीं लगाते कि फ्री, मोर फ्री, मोस्ट फ्री। वैसे तो ग्रामेटिकली ये चीजें गलत होती हैं, 100% फ्री, एब्सोल्यूटली फ्री, कंप्लीटली फ्री, ये सब ग्रामेटिकली गलत होता है ये। लेकिन आजकल इसको लिखना जरूरी हो गया। क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि वो फिर स्कीम होती है ना, 3,000 पर 3,000 की शॉपिंग फ्री, 3,000 पर 3,000 के शॉपिंग वाउचर फ्री। फिर बाद में पता चलता है बिग बाजार में, अच्छा 100 रुपए का कूपन तो बर्तनों का है, 100 रुपए कूपन कपड़ों का है, 100 रुपए कूपन इसका है, 1 महीने की वैलिडिटी है। कुछ नहीं खरीद पाओगे उसमें से, 100 रुपए भी यूज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लिखना आजकल जरूरी हो गया कि एब्सोल्युटली फ्री, कंप्लीटली फ्री, 100% फ्री। वैसे कायदे से फ्री का मतलब ही होता है मुफ्त का, तो कंप्लीटली मुफ्त का लिखने की जरूरत क्या है? ठीक है, चलो इन तीनों को करो जरा। सर कल मैंने आपको गूगल पर सर्च किया था, तो क्या मिला? मैं
देखा था सर कि इंग्लिश का अवार्ड मिला है कि नहीं। इंग्लिश का कौन सा अवार्ड होता है, कौन देता है? अवार्ड दोगे मुझे तुम, अवार्ड दोगे मुझे तुम, मैसेज करके। बताऊं कैसे मैसेज करके? देखो अभी तुम्हें जो लेटेस्ट मैसेज आया होगा वो पढ़ के दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, आई गॉट selected as statistical investigator grade 2 in this office through CGL 2021. It was my first attempt in CGL and I got selected. My family is very happy for it. I enrolled in 22nd September an academy batch. I followed your strategy rigorously and your भाई वाली सलाह helped me a lot. आपकी बताई सारी बातों को नोट किया और फॉलो भी किया. Your teaching style has no match. Can't express your gratitude. Can't express gratitude but my words. By the way, thank you so much and we'll try to live up to your expectations. ऐसा है अवार्ड, ऐसे आता है अवार्ड। रिजल्ट आता है तब ऐसे ये 60-70 अवार्ड मिल जाते हैं, बस छाती ऐसे गदगद हो जाती है। तुम भी मैसेज करना, रिप्लाई बता दूं तुम्हें इसका क्या जाएगा, इसका रिप्लाई बता दूं, तुम मैसेज करोगे क्या जाएगा? रिप्लाई जाएगा कांग्रेट्स भाई, सब तुम्हारी मेहनत है, ठीक है, सब तुम्हारी मेहनत है, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। ठीक, नीचे लिखा होगा कभी आपका मिलने आने का प्लान हो, मिलना चाहें, बात करना चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, और मिलने आना चाहें तो मैं देहरादून रहता हूँ, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, बस सिंपल। आ जाइए। तो पहले में एरर ये हुआ कि फुल लिख दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीटली मत लगाओ। सर ऐसा नहीं बोलोगे, कुछ लेकर भी आना, वो अपनी अपनी श्रद्धा है भाई, ठीक है, वो अपनी अपनी श्रद्धा है। तुम्हारे वहां कोई मिठाई फेमस हो तो वो ले आना, घर पे आम का पेड़ हो तो वो ले आना, घर में गाय पाल रखी हो या गाय का देसी घी प्योर मिलता हो तो वो ले आना, ठीक है। आ जाओ। तो ये ग्लास या तो ऐसा लिख लो दिस ग्लास इज कंप्लीटली फिल्ड, या तो ऐसा कर दो, या ऐसा कर दो दिस ग्लास इज फुल, दोनों में से कैसे भी कर लो, सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो ड्रेस है वो ज्यादा परफेक्ट लग रही है तुम पे, इसलिए तुम्हें खरीद लेनी चाहिए। अगर कोई और एरर होता, जैसे ये सेंटेंस है, मान लो इसमें कोई और एरर होता, दिस ड्रेस या तो ऐसे दीज ड्रेस लिख देता, तो फिर हम मोर परफेक्ट को बख्श देते, इसमें एरर मार्क कर देते। या कुछ और एरर होता, दिस ड्रेस लुक लिख देता, वर्ब का मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कर देता, तो भी इसको मार्क कर देते, इसको बख्श देते। लेकिन अगर कोई और एरर नहीं है तो मोर उड़ा देंगे, फिर इसका यूनिक से पहले का मोस्ट उड़ा देंगे। बोलो जी, समझ में आया? हाँ जी, चलो, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर्स में मजा आ रहा होगा। अब जितना आप देखते हैं कि डिस्टर्ब करने वाले कम आते हैं, एक फ्लो में चलता लेक्चर, पूरा लेक्चर ऐसे क्रिस्टल क्लैरिटी सी आती है ना। चलो, आज के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। एक बार फिर बता रहा हूँ, जिन्होंने 1699 वाला सब्सक्रिप्शन लिया था, आपके रिकॉर्डेड बैचेस भी एक्टिवेट हो जाएंगे जिस तारीख को आपने सब्सक्रिप्शन लिया उसके 15 दिन के अंदर अंदर, उससे पहले हो जाया करेंगे, लास्ट है 15 दिन, ठीक है। मेरे डाउट्स नहीं लेते हो सर आप बच्चे, ऐसा नहीं किसी से कोई पर्सनल, जो टाइप करके जितने रिप्लाई कर पाता हूँ, बैकलॉग बहुत हो रखा है, उसी को निपटा रहा हूँ, धीरे 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 करूंगा, डोंट वरी, कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट।